कि भ्रष्टाचार हर तरफ है, ठीक जी। जब आपकी नियुक्ति होने वाली थी या हो रही थी तो क्या आपसे भी किसी प्रकार का घूस या पैसा लिया गया था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब थे कि जाओ एक डंडा काट के ले आओ, तो मेरी ही ड्यूटी बनती थी डंडा काटने की, और उसी डंडे से सबकी पिटाई होती रहती थी। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी से अपने स्कूल से घर आते थे, तो हम लोग अपने टीचर के लिए, जो टीचर वहीं रुक के स्कूल पर रह जाते थे, घर नहीं जाते थे, दिन में अपना खाना वहीं बनाते थे, तो हम लोग बाग बगीचे से उनके लिए लकड़ी उकड़ी बटोर के ले जाते थे ताकि उनका खाना बन सके। तो एक नेचुरल श्रद्धा थी टीचर के लिए हमारी। जी कॉलेज यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। निश्चित तौर से यहाँ की सेवा करने का शिक्षक के रूप में जो हमें अवसर मिला वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और यहाँ तो पूरे ज़िले से और बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। टीडी कॉलेज एक बहुत बड़ी संस्था है। जब उसमें आए तब पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी संस्था है। सालों तक हम लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं यहाँ, इसका अंदर का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। शिक्षक किसी भी समाज या देश के उत्थान की एक ऐसी कड़ी है जिसके बिना समाज में व्याप्त कुरीतियों को बदल पाना असंभव है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक की, वो शिक्षक जिन्होंने कभी गुरु के रूप में वशिष्ठ बनकर एक राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बना दिया, तो कभी महर्षि संदीपनी के रूप में भगवान श्री कृष्ण तैयार किए। आज वही शिक्षक कलाम बना रहे हैं और समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हम सबके बीच आजमगढ़ के रहने वाले शैलेंद्र सर मौजूद हैं, जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से होते हुए सिंगरा मऊ के राजा हरपाल सिंह कॉलेज और साथ ही टीडी कॉलेज में भी अपना शिक्षण का कार्य किया। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए और उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। पहला सवाल सर मेरा यही है कि आपने शिक्षक बनने का ही चुनाव क्यों किया? शुरू से ये पसंद था हमें शिक्षक बनना, और शुरू से ही बड़े गुरु लोगों के संपर्क में आ गए तो उनका जीवन हमें बहुत अच्छा लगता था। कभी इधर उधर जाने की कोई इच्छा नहीं हुई और इसमें बहुत आनंद आने लगा। शुरू में ही रिसर्च में आ गए तो वो रिसर्च का भी माहौल बहुत अच्छा लगने लगा, काम होता रहा धीरे धीरे। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जब आपने रिसर्च का विषय का चुनाव किया तो जूलॉजी विषय को ही चुनने का क्या कारण रहा? जूलॉजी में पहले से ही रुचि थी इसको पढ़ने की, इसलिए इसमें अपना अध्ययन आगे जारी किया गया। जी सर, आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कब मिली है और किससे मिली कि वो एक शिक्षक बनना चाहिए? मैं शिक्षक के रूप में अपने 2 गुरुओं को स्मरण करना चाहूँगा। एक मेरे जो पहले गुरु हुए प्रोफेसर हरिशंकर चौधरी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद में वाइस चांसलर भी हुए, और दूसरे मेरे गुरु हुए प्रोफेसर आर.ए. अग्रवाल। इन 2 लोगों का मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। ये दोनों ही महान शिक्षक और इनके आचरण से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सर, आपका इतने वर्षों का शिक्षक के तौर पर कार्यकाल रहा, तो आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने शुरू किया, तो वहाँ से चीज़ों को आप थोड़ा बताने का वो करिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब रिसर्च का काम चल रहा था, उसी समय ये यहाँ पर वांट आई शिक्षक होने के लिए, तो हमने भर दिया था और हम वहाँ रिसर्च में वाइस चांसलर के साथ, वहाँ के तत्कालीन वाइस चांसलर के साथ थे। तो जब इंटरव्यू आया तो हम उनसे पूछने गए कि हम वहाँ जाएं इंटरव्यू देने या न जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, शिक्षक बन के भी तुम रिसर्च कर लोगे और रिसर्च करने के बाद भी यही काम करना है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम, अगर तुम्हारा वहाँ हो जाए तो तुम वहाँ जाओ। सर, क्या सन रहा होगा जब आपने शिक्षक कहा कि शिक्षक बनना चाहिए? क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरी डेट ऑफ बर्थ 53 है, 1953। जी। तो मैं 75 में एमएससी कर लिया था और मैं 77 में राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज सिगरा मऊ जौनपुर में मैं अपॉइंट हो गया। सर, जैसा कि बात कर रहे, तो आपने बताया कि आपका
यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, उस पर आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने और बच्चों को शिक्षित करने में है, तो मैं रिटायरमेंट के बाद खाली नहीं बैठना चाहा। तो मुझे लगा कि ये तो मुझे पता भी नहीं कि मैं 2016 में रिटायर हुआ और अब ये 2023 है, ये कैसे इतना समय बीत गया मुझे नहीं पता चला पढ़ते पढ़ाते। तो YouTube पर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूँ। सर, इसमें जो हमारा देश है डिजिटल की तरफ और हमारी सरकार डिजिटल की तरफ काफ़ी बढ़ रही है, तो आप जो डिजिटल शिक्षा है उसको कितना % तक कारगर मानते हैं? डिजिटल शिक्षा से हमें बहुत जानकारी मिल जाती है। कभी कभी हमें कोई जानकारी नहीं रहती तो हम बहुत सारे लोगों को जब सुनते हैं डिजिटल माध्यम से, तो हमें लगता है कि नहीं, ये पार्ट हमारा थोड़ा कम था, वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ जाती है। सर, जैसे कोरोना काल में सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे और ऑनलाइन शिक्षा पे जोर दिया गया था, गूगल मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कितना ये प्रभावशाली लगा कि कितने % तक लोगों को पहले की अपेक्षा चीज़ें समझ में आ रही होंगी? अब उस समय तो यही माध्यम ही था, क्योंकि मैनुअल तो रह नहीं गया था, तो हम इन मीडिया के ही थ्रू बच्चों से जुड़ रहे थे, तो उसमें हम भी जुड़ते थे। बहुत सारे जगह सेमिनार्स या क्लासेस चलते तो हम भी उसको ज्वाइन करते थे और देखते थे कि कैसे चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता था कि बहुत अच्छी लोग इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बात की जाए ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? नहीं, दोनों का सम्मिश्रण बहुत अच्छा है। कभी कभी ऑफलाइन भी अच्छा लगता है और कभी कभी ऑनलाइन भी अच्छा लगता है, तो दोनों का होना ज़रूरी है। अगर बात की जाए कारगर ज़्यादा कौन सा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो नहीं, हम इसको एक ही को नहीं कहेंगे कि यही कारगर है। दोनों कारगर है अपनी अपनी जगह पर, दोनों की अपनी महत्ता है। एक को हम ऊपर नहीं बैठा सकते कि नहीं यही सिर्फ कारगर है। जी, दोनों की अपनी अपनी जगह पर वरीयता दी जानी चाहिए। अच्छा सर, अगर बात की जाए आपके छात्र जीवन की, जब आपने पढ़ाई शुरुआत की तो कई ऐसा इंसिडेंट जब आप भी कभी डिमोटिवेट हुए हो और सोचें कि चलिए पढ़ाई छोड़ दे, बहुत मेहनत लग रहा है? हाँ, ऐसा कोई समय नहीं आया कि हमारा मोटिवेशन इससे कम हुआ हो। कभी ऐसा जीवन में समय नहीं आया और बराबर मेहनत करने की, बराबर लगे रहने की एक तमन्ना थी, तो आगे ही बढ़ते गए। सर, आपके छात्र जीवन का ऐसा कोई इंसिडेंट जिसे आप अक्सर याद करते हो और लोगों को बातचीत में बताते हो? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। जी। मैं एक अपनी घटना को स्मरण करता हूँ। जब मैं पहले जिनके साथ प्रोफेसर हरशंकर चौधरी साहब के साथ जब मैं रिसर्च में था, वो चले गए अमेरिका, तो मुझे दूसरे के साथ जाना पड़ा अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि प्रोफेसर आर्य अग्रवाल के साथ आप जाइए, वो बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे। तो मेरे जो और सीनियर्स थे रिसर्च में, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम कराएंगे और थोड़ा सख्त हैं सर। तो मुझे तो पसंद था, मुझे कोई ऐसा वैसा काम करना नहीं था। तो समय की पाबंदी और ऑनेस्टी वहाँ पर सीखने को हमारे इन दोनों गुरुओं से हमें मिली। एक तो ये समय के बड़े पाबंद थे, जब रिसर्च में काम पूरा हो गया तो ये बुलाते थे घर पर, जो हमारा काम धाम होता था उसको जांचने के लिए। तो एक बात हमें सीखने को मिली कि अगर 8 बजे सुबह उन्होंने कह दिया तो 8 बजे सुबह अपनी पोर्टिको में टेबल और चेयर के साथ वो बैठे मिलते थे और हम जाते थे तो वो होता था। एक बार ऐसा अवसर आया कि मेरा काम नहीं तैयार था, मैं रात भर बहुत मेहनत किया था, मेरा काम नहीं तैयार था, तो मैं सोचा कि आज मैं न जाऊं। तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए और तुरंत जाके पहले क्षमा याचना करिए, नहीं तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो बैठे होंगे आपके लिए। तो मैं उनके घर गया और मैं क्षमा मांगते हुए गया, लेकिन उन्होंने मेरी सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से मेरी लिखी हुई थीसिस थी उसको ऐसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया। और तब मैं 8 साल की टीचिंग करके गया था, लेकिन मैं शुरू में ही कहा कि मैं अपने को ये भूल के आया हूँ कि मैं कहीं टीचर हूँ, मैं एक छात्र हूँ। तो मुझे छात्र की तरह से जैसे अपोलाइज़ करना चाहिए, मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए, गलती हो गई, मैंने कहा मेरी स्कूटर पंचर हो गई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब पुराने बहाने हम जानते हैं, मात्र 15 मिनट देर थी,
तो सब हमने अपने जितनी मैंने स्क्रिप्ट हमारी बिखर गई थी हमने सबको इकट्ठा किया, फिर मैंने क्षमा मांगा। उन्होंने कहा आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, 8 बजे का मतलब 8 बजे होता है। तो इसके बाद से हम हमेशा जो है अगर नहीं तैयारी है तो जाके कहते थे कि नहीं मेरा काम नहीं हो पाया है। जौनपुर के प्रतिष्ठित कॉलेज तिलकधारी कॉलेज में भी आपने शिक्षण का कार्य कई वर्षों तक किया। सर, क्या आपके साथ जेवी साहब ने बताया कि आपके थीसिस को फेंक दिया गया तो क्या आपने भी कभी छात्रों की फाइल को ऐसे? नहीं, फेंकने की तो बात नहीं होती है। समय जैसे जैसे बदलता जा रहा तो छात्र के अंदर इतनी सेंसिटिविटी कम होती जा रही कि वो रिएक्ट भी करते हैं कभी कभी, डांट फटकार को नहीं बहुत। हाँ, उनको शुरू से ही प्रेम से अगर सिखाया पढ़ाया जाए कि आपको ऐसे रहना वैसे करना, तो कोई छात्र ऐसा करता नहीं है। सर, जैसे कि अक्सर बात आती है कि टीचर लोग कूटते बहुत है, पीटते बहुत है, क्या आप भी? नहीं, मैं पीटने का तो हिमायती नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर बच्चे को समझाया जाए तो वो ज़्यादा कारगर है। क्योंकि मैं आपको एक और दूसरा संस्मरण सुना दूं कि मैं कभी अपने गांव गया था और मुझे जो 6, 7, 8 में कुछ मैथ्स पढ़ाया जाता तो कोई चीज़ मेरे समझ में नहीं आती थी। तो हमारे जो टीचर थे वो एक बार हम लोगों के बागीचे से गुजर रहे थे। मैंने उनको देख लिया तो मैंने कहा कि सर वो चीज़ आज तक मेरे समझ में नहीं आई, मैं जबकि डिग्री कॉलेज में हो गया था और छोटे क्लास की। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे ये थी, तो हाँ उस समय बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। तो मेरा ये अनुभव है कि बच्चे को ये भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं आता होगा, मैं इस फंडा पर चलता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मैं न मानूँ कि बच्चे को ये आता होगा, मैं उसका रेफरेंस लेके चलूँ कि शायद ये भी नहीं इसको आता होगा, तब बहुत अच्छी टीचिंग होती है। जब सर आप भी छोटे रहे होंगे 4-5 की, जैसे अभी भी बात कर रहे थे, तो क्या आपकी वजह से बहुत बच्चों को पहले बहुत ज़्यादा पीटा जाता था? आज के अगर कुछ वर्षों पहले बात की जाए तो हाँ, अगर आपने ऐसा पूछ दिया तो हम लोगों के पिताजी आके स्कूल में कह जाते थे कि देखिएगा पंडित जी और या मुंशी जी, अगर ये ज़रा भी शरारत करें तो इनको पीटने में ज़रा भी कोताही मत बरतिएगा। तो घर से भी आता था इनिशिएशन कि ये बिगड़ने न पाए। लेकिन आज उल्टा है, आज ऐसा नहीं होता है। ऐसा लेकिन पहले भी होता था कि बाबू साहब जो ठाकुर लोग होते थे उनको लोग मारने में डरते थे कि अरे कुछ ऐसा ना हो कि तब गोजी लेके लाठी लेके चले आए। मैं 6, 7, 8 में मैं मॉनिटर होता था क्लास का। मैं तब और हल्का फुल्का छोटा बच्चा था, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी। तो हम ही को आते ही पहले हमारे पंडित जी कहते थे कि जाओ एक डंडा काट के ले आओ। तो मेरी ही ड्यूटी बनती थी डंडा काटने की, और उसी डंडे से सबकी पिटाई होती रहती थी। तो पंडित जी के टेबल के पास कोई बैठने के लिए नहीं तैयार होता था, तो कोई नहीं तैयार था, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ मॉनिटर बैठेगा। तो वहीं से खट से एक डंडा, वो अगर कोई गलती होती थी तो बजा देते थे। अच्छा लगता था और कॉम्पिटिटिव चलता था हिसाब। तो सब 6, 7, 8 सबको बुला के टीचर उत्साह पैदा करते थे। सर, इतने वर्षों का आपका शिक्षण का कार्यकाल रहा, कोई ऐसा छात्र जो से आपका अभी भी कांटेक्ट हो और अच्छे कहीं पद पर हो और आपको हमेशा वही सम्मान देता हो, कोई ऐसा छात्र है अभी? नहीं, हमारे बहुत सारे छात्र इसमें यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, हेड और डीन्स हैं, जिनसे सर अभी लेकिन हाँ अभी मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ। और जाने पर जैसे लगता है कि अभी हमारा ये वही बीएससी का छात्र है, उसी तरह से हमें अदब लिहाज के साथ ये ले रहे हैं जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, ये आगे और तरक्की करेगा लड़का। तो आपको बहुत ही परिमार्जित रहने की ज़रूरत है, आप में ईगो नहीं आना चाहिए किसी चीज़ के लिए। सर, जैसा कि अगर बात की जाए आज से कुछ 100 वर्षों पूर्व की, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी। हाँ, गुरुकुल तो जी। उसमें और इसमें आप क्या अंतर पाते हैं? अब तो पहले हम लोग तो भाई वो टाट पट्टी वाले हैं पढ़े हुए, और हम लोग वो लकड़ी की पट्टी पर पढ़ने वाले थे जी। तो वो भी दौर देखा और आज का भी दौर देख रहे हैं, बहुत फ़र्क हो गया है। पहले का देखते थे एकलव्य की कहानी सुने तो अपने अंगूठा दान देने वाले जी। तो पहले के छात्रों और गुरु को जो रिश्ता था और आज में क्या आपको कुछ अंतर देखने को मिलता है? उसको आप नहीं, थोड़ा सा माहौल बदला है। पहले गुरु के प्रति स्वतः में श्रद्धा पैदा हो जाती थी। पहले हम लोगों का, जब हम लोग प्राइमरी में थे तो 2 शिफ्ट में क्लास चलता था। तो हम लोग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी से अपने स्कूल से घर आते थे,
तो हम लोग अपने टीचर के लिए, जो टीचर वहीं रुक के स्कूल पर रह जाते थे, घर नहीं जाते थे, दिन में अपना खाना वहीं बनाते थे, तो हम लोग बाग बगीचे से उनके लिए लकड़ी उकड़ी बटोर के ले जाते थे ताकि उनका खाना बन सके। तो एक नेचुरल श्रद्धा थी टीचर के लिए हमारी। जी, एक अक्सर कुछ खबरें ऐसे सुनने को मिलती हैं जो मन को विचलित कर जाती है, जैसे कभी कहीं भी स्कूलों में छात्रों को इतना पीटा जाता है कि या तो मर जाते हैं तो मरने की अवस्था में आ जाते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, छात्र को पीटने का सवाल नहीं होना चाहिए। छात्र को अगर आप प्रेम से समझा देंगे तो वो बच्चा समझ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई छात्र इसके लिए डिजर्व करता हो, ऐसा नहीं होता है। सर, जैसे शिक्षक बनने के बाद कुछ गिने चुने शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपना शिक्षण का कार्य करने से कतराते हैं और बच्चों को इधर उधर का चीज़ें कह के भगा देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें तो भाई पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, इसलिए हम तो यही जानते हैं कि नहीं, एक शिक्षक को अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। वो भविष्य में बहुत कुछ बनेंगे और बच्चे उसको सीख भी लेते हैं, बहुत अच्छे आगे जाते भी हैं शिक्षा ग्रहण करके। जो भी छात्र आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो उन्हें बच्चों को अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अपने से बड़ों की कद्र करना सीखना चाहिए। तो जब वो अनुशासित रहेंगे और अपने बड़ों की कद्र करेंगे तो वो नेचुरली आगे जाएंगे। जो छात्र अभी ग्रेजुएशन में हैं या हाई स्कूल इंटर में हैं, जो अध्ययन अभी कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप टिप्स या ट्रिक देना चाहेंगे कि आगे चलकर उनका अगर शिक्षक बनना चाहें या कुछ अच्छा करना चाहें तो कैसे लगन और मोटिवेशन कैसे ला सकें? वो समय से और एकदम क्रमबद्ध ढंग से अपनी पढ़ाई को जरूर जारी करें। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ेंगे और 2 दिन और रात भर जगेंगे, तो रात भर जगने की परंपरा नहीं होनी चाहिए। अपने रूटीन से पढ़ें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मन से पढ़ना बच्चों को जब न पढ़ने का मन करे तो बंद कर दें उतने समय, लेकिन जब उनकी इच्छा है और सोच लेंगे कि नहीं हमें इतना काम इतने समय तक समाप्त करना है, तो वो बहुत अच्छे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बताते हैं कि हम कभी भी एग्ज़ाम के भी समय में जो रूटीन पढ़ाई का दौर था उससे अधिक नहीं पढ़े और वो टॉप किए। सर, इतने वर्षों तक आप जौनपुर में रहे, आप आजमगढ़ का आपका मूल निवास जैसा कि आजमगढ़ है जी, तो आप जो जौनपुर में रहे तो जौनपुर की ऐसी कुछ खूबियाँ बताइए जो आपको बहुत ही आकर्षित करती हैं, वहाँ की माहौल में आपको रहने के लिए मजबूर करती हैं। माहौल में तो भाई TD कॉलेज यहाँ का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। निश्चित तौर से यहाँ की सेवा करने का शिक्षक के रूप में जो हमें अवसर मिला वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और यहाँ तो पूरे ज़िले से और बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ाने में बहुत आनंद आता है। TD कॉलेज एक बहुत बड़ी संस्था है। जब उसमें आए तब पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी संस्था है। सालों तक हम लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं यहाँ, इसका अंदर का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। देख रहे होंगे और सर, काम करने का सिस्टम भी बहुत अच्छा था यहाँ। जैसे हम आज जिस क्लास में गए हैं और जहाँ तक काम कराएं या पढ़ाएं हैं बच्चों को, दूसरे दिन दूसरा शिक्षक आता है, तो हम लोग उस अपने रजिस्टर पर लिख देते थे कि यहाँ तक काम हुआ और इसके आगे काम होना है। तो वो शिक्षक पूछता नहीं है किसी से क्या है, वो आके उसी रजिस्टर को पलटता है और कहता है कि चाहे यहाँ तक काम हो गया, अब इसके आगे हमें काम कराना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमें यहाँ देखने को मिली। सर, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है अपने चरम सीमा पर है, इसके बारे में आप कैसे चाहेंगे कि सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए कि बेरोजगारी थोड़ा बहुत कम हो सकती है? कुछ अगर अपना ओपिनियन देना चाहें आप। सरकार इतने सारे एवेन्यूज़ खोल रही है, इतनी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। छात्र अगर अपने लेसन को अच्छे ढंग से तैयार करेंगे और जिस भी विधा में उनका मन करता हो जाने का, उसको वो चुने, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुने, ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई बच्चा किसी हुनर में अच्छा है तो उस हुनर में जाएगा। तो अब सरकार की बड़ी प्राथमिकताएं हो गई हैं उस बच्चे को या उस तरह उस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए, और सरकार बहुत अच्छे इंतजाम कर भी रही है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और ये भी है जो कि पूछना भी ज़रूरी हो जाता है कि भ्रष्टाचार हर तरफ है, ठीक जी। जब
आपकी नियुक्ति होने वाली थी या हो रही थी, तो क्या आपसे भी किसी प्रकार का घूस या पैसा लिया गया था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं 77 में अपॉइंट हुआ और जब मैं वहाँ से चला भी आया, और आज के दिन हमने उसी परिवार के एक लड़के से जो इसमें किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड और डीन है, मेरी अभी जल्दी मुलाकात हुई तो मैंने कहा मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि जिस कॉलेज ने मुझे पहले बार अपॉइंट किया और जहाँ मैं 22.5 साल तक कार्य किया, मैं वहाँ के प्रबंधक को मिलने जाता था और कभी मुझसे एक बीड़ा पान की कोई नहीं उम्मीद किया, तो मुझे पछतावा इस बात का है कि उस महान विभूति को मैं कभी अपने मन से कोई यहाँ का उपहार नहीं दे सका। इस बात का मुझे मलाल है कि वो ऐसी शख्सियत थे जिन्हें मैं उनको नमन करता हूँ आज याद करके कि वो लोग बहुत महान थे। कभी किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई, जो चाहे कहे, और तुरंत हमारे तो प्रबंधक राजा थे, तो कभी उनके यहाँ ना चीज़ नहीं थी। कोई भी किताब, कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को चाहिए थी, सहर्ष तैयार हो जाते थे। लेकिन आज के समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के दौर को हमने तो नहीं देखा, अब ये जो दौर नया चल रहा उसमें कैसे निपटना होगा ये तो एक बात है। शिक्षा अब दूसरे ढंग से हो रही है, नहीं तो हम लोग तो बुला के रखे जाते थे कि भाई आप आइए, आपके लिए जगह है। कभी कभी टीचर्स नहीं मिलते थे तो लोग जाके विश्वविद्यालयों में मतलब वहाँ शिक्षाविदों से निवेदन करते थे कि हमारे यहाँ काम हर्ज हो रहा है, किसी बच्चे को दे दीजिए। एक वो भी दौर था। अब आज थोड़ा सा ज़्यादा लोग पढ़ लिख के तैयार हैं, तो कंपटीशन का तो दौर अब शुरू ही हुआ है। यहाँ देश में देख रहे हैं गरीबी और लोग को खाने के लिए कुछ जगह रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसको आप किस नज़रिए देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? मकान नहीं है और कपड़े नहीं है, अब हमें ऐसा नहीं नज़र आता कि मकान तो ऐसे भी ढूंढ ढूंढ के सरकार सबको अब दे रही है, नहीं कपड़े भी की नहीं कमी है। हाँ, एक चीज़ हमें अब समझ में आती है कि काम करने से लोग कतरा रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा कि मतलब आपको भी लगता है कि लोग जो है कार्य को करना नहीं चाहते हैं? हाँ जी, सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। सरकार के भरोसे बैठे। आप भी कुछ करिए, आप भी मेहनत करिए। हमने भी श्रम किया है और हर तरह का श्रम किया है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहें। हम जिन भी परिस्थितियों में पले हैं, पुसे हैं, हमने अपने घर परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलना सीखा है, काम भी किया है, तो बहुत कुछ किया है हम लोगों ने। अच्छा, तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे थे, उस समय कभी पिताजी से पिटाई हुई थी कि क्या कि आप कम पढ़ रहे हो या बोर्ड का पेपर है, उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस लिया जाता था? हाँ, ये एक अच्छा आपका सवाल है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन हम लोग बड़ी ईमानदारी से पढ़ते थे। और हमारे पिताजी जब कहते थे कि 4 बजे जगा देंगे रात को, उस समय तो भाई बिजली नहीं थी, हम लोग ऑयल लैम्प से पढ़ते थे, तो हम लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में मना कर देते थे कि नहीं 4 बजे मत जगाइएगा, 5 बजे हम स्वतः जगेंगे। और स्वतः जग के फिर अपने टेबल को चेयर पर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, जो भी परिस्थितियां जिसकी थी। तो ये दिखाने के लिए नहीं पढ़ते थे कि नहीं 4 बजे जग गए अब पढ़ रहे, नहीं, आप उतने ही समय पढ़िए जितने समय आप अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे सकते हैं। जब आप एक छात्र जीवन में थे, हाँ, तो जब कुछ गलतियां करते थे तो उसमें आपको परिवार में सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहता था? नेचुरली गलती करने का कोई सवाल तो नहीं आता था, गलती करते ही नहीं थे तो सपोर्ट का भी नहीं सवाल है। तो सब हम लोग एक दूसरे को देख के अच्छा काम ही करते थे जी। सर, बोर्ड का पेपर नज़दीक है जी जी, तो इस पर आप जो छात्र हैं उनको कोई संदेश या कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन यही है कि जब से वो जिस क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं वो अपने कार्य को टाले नहीं, शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर एक निश्चित पेस पर पढ़ना शुरू कर दें, तब उन्हें बाद में जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बाद में जब जाके वो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनमें हड़बड़ाहट होती है, तब उनकी तैयारी प्रभावित हो जाती है। इसलिए काफ़ी समय पहले से उन्हें अपने कार्य को
सीरियस ढंग से लेना चाहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन कम पढ़े और एक दिन ज़्यादा पढ़े, नहीं। आपको पता है कि आपकी ये परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में आप अपने समय को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करिए और पढ़ाई को निरंतर चलाइए, यही आपका कार्य है। सर, आप जूलॉजी के प्रोफेसर रहे, तो क्या जूलॉजी के छात्रों के लिए कोई ऐसे 3 मूल मंत्र देना चाहेंगे, जिन बुक को आप बताना चाहेंगे जिनको उनको पढ़ना चाहिए, जिनको अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी उसमें? टिप्स तो ये कि हमारे जूलॉजी में डायग्राम्स का बड़ा काम रहता है। अब बच्चे डायग्राम से, या अब तो थोड़ा डायसेक्शन पर कमी हो गई है, बच्चे इससे घबराते थे, तो डायग्राम्स बच्चों को पहले बना के उसके लेवल्स को बहुत अच्छे ढंग से जो भी डायग्राम देखें, तब उनको पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होगी। खाली जब सिर्फ पढ़ते हैं और डायग्राम बाद में लेवल करते हैं तब उनको दिक्कत होती है। इसलिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है उनका, तो पहले उसके डायग्राम्स को बहुत कीन आइज से देखें और उसकी एक एक टेक्निकलिटी को समझें, और तब उन्हें पढ़ने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, चीज़ें अच्छे ढंग से आने लगेंगी। जी, हमारे साथ सलीम सर मौजूद थे, जो कि शिक्षण के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और अपनी एक अलग पहचान बना ली। इनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र आज विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं। सर, आपने मुझे हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।